नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ पर आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से वो अपने आप को टेलीविज़न डिबेट्स में कंडक्ट करते हैं, उसको देख करके अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है। इसलिए कि ये समाजवादी पार्टी का फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाते हुए नज़र आते हैं। क्यों नुकसान पहुंचाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। जो इनके प्रवक्ताओं की सूची है, उसमें सबसे प्रमुखता से जो नज़र आते हैं वो है राजकुमार भाटी। अब राजकुमार भाटी कभी भगवान राम पर, कभी भगवान कृष्ण पर, कभी कुछ और विषयों पर कमेंट करते हुए नज़र आते हैं, कभी ब्राह्मणों पर, कभी किसी और जाति पर। और वो बड़ा तीखा कमेंट होता है, अपमानजनक कमेंट होता है। इसको लेकर के विरोध भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं, वो किसी न किसी तरह से एक वर्ग को एलियनेट करता है। अब अगर उत्तर प्रदेश में रह करके जिस तरह से पीडीए का नारा दे रहे हैं, और पीडीए भी एकमुश्त समाजवादी पार्टी को नहीं जा रहा है, उस परिस्थिति में लगभग 25% मतदाताओं को, मतलब मैं अपर कास्ट मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, आप अलग कर रहे हैं। तो आप 2027 का चुनाव किस बलबूते पर लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केवल राजकुमार भाटी ही नहीं, और प्रवक्ता जैसे मनोज यादव भी इसी तरह के तीखे और अपने जो डिबेट में उनके साथ प्रवक्ता होते हैं, एंकर होते हैं, उनके साथ बदतमीजी वाली बात करते हैं। और ये दूसरा मनोज सिंह काका, वो थोड़ा सा सॉफ्ट सोबर दिखते हैं, लेकिन भाषा के तौर पर या जो तरीका है वो भी उसी तरह का होता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, फराज किदवई साहब। अभी जब बड़ा मंगल आया था तो सबने हनुमान जी को लेकर के सबको शुभकामनाएं दी थी, और उसी दिन एक डिबेट में फराज किदवई साहब हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। अब एक तरफ भगवान राम के और बाकी हिंदू देवी देवताओं सिंबल्स को गाली दी जाती है, रामचरितमानस के बारे में भला बुरा कहा जाता है, दूसरी तरफ फराज किदवई साहब से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो अब उससे क्या मुस्लिम मतदाता खुश होंगे या हिंदू मतदाता खुश होंगे? क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। और तब जब लगभग एक साल चुनाव के बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरह के स्ट्रैटेजिक गूफअप्स जो हैं वो कहीं से भी समाजवादी पार्टी को फ़ायदा करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो अब इस पे समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का क्या रुख होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी वस्तुस्थिति ऐसी नज़र आ रही। दूसरा महत्वपूर्ण मसला जो है वो है नितिन नवीन की टीम लगभग फाइनलाइज हो गई। और ये सबको मालूम है कि नितिन नवीन की टीम लगभग 3-4 महीने हो गए हैं उनको पार्टी अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बाद भी अभी टीम फाइनलाइज नहीं हुई। उसके पीछे कारण थे 5 प्रदेशों के चुनाव थे, जिसमें आसाम और बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस था, उत्तर प्रदेश का रीसफल था। और अब ये चर्चा है कि पहले जो पदाधिकारियों की है मामला नितिन नवीन वाला, वो होगा, या केंद्र की जो टीम है, कैबिनेट है, उसका रीसफल होगा, ये है। लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही कि क्या जो वर्तमान संगठन महामंत्री हैं, जो संघ से आते हैं, बीएल संतोष, क्या बीएल संतोष ही अगली टीम में संगठन महामंत्री रहेंगे, या उनकी जगह सुनील बंसल आ सकते हैं? सुनील बंसल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें आने की बात हो, चाहे 300 से ऊपर विधानसभा सीटें आने की बात हो, या बाकी कई प्रदेशों के सक्सेस के अलावा अभी जो कारनामा उन्होंने पश्चिम बंगाल में करके दिखाया है। तो इन सब के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण है मसला, वो ये कि संघ ये चाहता है कि बीएल संतोष को एक टर्म या कुछ दिन और काम करने दिया जाए संगठन महामंत्री के तौर पर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप डुओ हैं, मतलब आप कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो ये चाहते हैं कि अब ये जिम्मेदारी सुनील बंसल के पास हो, वो इसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और पूरे देश में अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों के चुनाव होने हैं, उसके बाद तुरंत फिर
2029 की तैयारी, इसलिए कि 2 साल पूरे होने जा रहे हैं केंद्र में सरकार को। तो उसके बाद फिर उसका मोमेंटम भी बनेगा। जैसे ही ये उत्तर प्रदेश के चुनाव ख़त्म होंगे 27 वाले, उसके बाद फिर एक आध और छोटे मोटे प्रदेशों के चुनाव के बाद फिर मोमेंटम शुरू हो जाएगा लोकसभा चुनाव के। तो इन सब के मद्देनज़र ये परिवर्तन लग रहा है कि इस परिवर्तन को किया जा सकता है, और केंद्र का जो नेतृत्व है वो भी ऐसा ही चाहता है। एक और यूपी से ही जुड़ा मसला है, महत्वपूर्ण है। PIL मैन के नाम से जाने जाने वाले अश्वनी उपाध्याय ने 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है वो, और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका है, वो मिला करके एक बुंदेलखंड प्रांत बनाए जाने की ज़रूरत है अगर उस क्षेत्र में विकास पहुंचाना है। तो बुंदेलखंड का इलाका सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। खेती बहुत वहाँ की समृद्ध नहीं है। उसका कारण यह है कि वहाँ पर पानी नहीं है, पानी बहुत गहरा है। अभी सरकार ने जो पहली रिवर लिंकिंग योजना को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, उसमें केन बेतवा है जो उस क्षेत्र से बहती है। लेकिन केन बेतवा कितना फ़ायदा पहुंचा पा रही हैं कितने इलाकों में और क्या ज़रूरतें हैं, उसके मद्देनज़र वहाँ के लोगों की ये मांग है, या लोगों को ये लगता है कि जब तक इस क्षेत्र को एक प्रदेश के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट संभव नहीं है, और उसके लिए गाहे बगाहे वहाँ डिमांड उठती रही है। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति के तरफ से इस तरह की मांग उठना जो संघ की तरफ से, जो संघ का काफ़ी नज़दीकी है और भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक उसकी वो है, प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुका है, और एक के बाद एक PIL डाले जाने के लिए मशहूर है। और उन PILs में बहुत सारे परिणाम भी आए हैं। SIR के PIL की बात कर लें आप, 370 के PIL की बात कर लें, जनसंख्या को लेकर के उनका PIL है, वक्त को लेकर के उनका PIL, लगभग 250 से 300 तक PIL उन्होंने फाइल किया है काफ़ी, और इस नाते ही उनको जाना जाता है। उनका ट्वीट करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। अब क्या इसके कारण लखनऊ में जो है माहौल, उसमें थोड़ा सा चौकन्नापन आएगा, या योगी जी इसको किस तरह से देखेंगे, ये अलग मसला है। लेकिन अगर आप इस विषय की बात करें तो ये विषय निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और इस पर सरकारों को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छोटे प्रदेशों के पक्ष में रही है, और इसीलिए उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का और उत्तराखंड जैसे राज्यों का निर्माण भी किया था। बुंदेलखंड भी उनके प्रोमिसेस में था, यहाँ तक कि मायावती भी इसको समर्थन करती रही हैं। अब आगे देखते हैं इस पर क्या मामला फंसता है। चौथा महत्वपूर्ण मामला है, जिसको मैंने चौथा विषय इसलिए भी रखा है कि ये कोई खबर नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है, लगातार राहुल करते रहे हैं। तो मैं उस विषय पर नहीं जाता हूं कि राहुल क्यों करते हैं, राहुल क्यों करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला, प्रधानमंत्री जब 6 महीने बाद जनता के पास जाएंगे तो लोग उनको डंडे से मारेंगे, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, चौकीदार चोर है। अब जो नया आया है, मतलब ये मैं आपको कुछ बड़े विषय गिना रहा हूँ, अनगिनत ऐसे मामले हैं जहाँ वो प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करते हैं। अब ये जो नया मामला आया है, प्रधानमंत्री गद्दार है। अब प्रधानमंत्री गद्दार के लिए किस दृष्टि से हैं, क्या उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, ये तो राहुल जाने। लेकिन राहुल क्यों ऐसा करते हैं? राहुल को शायद ये मालूम है कि जो चुनावी स्ट्रेटजी है, जो चुनावी प्रबंधन है,
चुनावी प्रबंधन में वो किसी भी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी उन्होंने गद्दार कहा और आरएसएस को भी कहा है। लेकिन ये जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन में राहुल गांधी बुरी तरह से एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी दूर दूर तक सफाया होता जा रहा है। आसाम पिछले चुनाव से खराब प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल दूर दूर तक जीत की संभावनाएं नहीं, तमिलनाडु गठबंधन के साथ लड़े, उसके बाद भी 5 सीटें आई, केरल किसी तरह से सरकार बनी, उसके अलावा पुडुचेरी गायब हैं, इसके पहले दिल्ली साफ हो गए और महाराष्ट्र साफ हो गए, तीसरी बार हरियाणा में हार गए। लंबी सूची है, मतलब अगर बीजेपी की बात माने तो ये 4300 के ऊपर पार कर गई है, जहां राहुल गांधी की असफलताओं का आप बखान कर सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी को शायद लगता है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी, चुनाव वो इस तरह से नहीं जीत सकते हैं, तो किसी तरह से प्रधानमंत्री के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा करो। अब लोगों के मन में शंका पैदा करके अगर चुनाव जीत पाते तो कब का चुनाव जीत गए होते। राहुल गांधी को एक और कन्फ्यूज़न है कि उनकी प्रधानमंत्री के बारे में जब इस तरह के वो बयान देते हैं तो तालियां बजती हैं। तो उन सबको मालूम है कि एक विशेष मतलब एक ग्रुप जो है वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करता है, तो उन बातों पर वो तालियां बजाता है। तो क्या उतनी तालियां चुनाव जीतने के लिए या उनकी राजनीति के लिए काफ़ी हैं? इस पर बहुत ध्यान से कांग्रेस को चिंतन मनन करने की जरूरत है कि क्या, और ये वो इसमें से बड़ा वर्ग जो है वो 70 से 80% जो है वो जिसको आप माइनॉरिटी वोटर्स कह लीजिए, जो मोदी से घृणा करता है, वो तालियां बजाता है। लेकिन क्या उतने से कांग्रेस का काम चल जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।